हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड सेशन है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। आई होप आपने उनको देख लिया होगा और वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज के पार्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है हाउ इज द एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री कैलकुलेटेड। आपको बताना है कि किस तरीके से किसी भी कंट्री के एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वन है by dividing the total income of the country by its total population, by multiplying the total income of individual whose annual income is 1 lakh rupees by total population. Third one is by dividing the total income of the people above the poverty line by the total population. और आखिरी ऑप्शन है by dividing the total tax amount received by the government from total population. तो बताइए कौन सा पार्ट आपका, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि किसी भी कंट्री की, हम कंट्री की इनकम की बात करें, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम की बात करें तो वो क्या होगी, इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। सारी जो रेसिडेंट्स हैं उनकी इनकम का टोटल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, कंट्री की टोटल इनकम आ जाएगी, है ना। तो अब कंट्री की टोटल इनकम आ जाएगी और मान के चलो हमें दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करना है कि किस कंट्री की इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमने टोटल इनकम तो निकाल ली है, तो टोटल इनकम निकालने से थोड़ी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन हर कंट्री की अलग होगी। तो मान के चलो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी टोटल इनकम भी ज्यादा हो गई, है ना। जिसकी कम है तो उसकी टोटल इनकम भी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं इस कारण कंपैरिजन नहीं हो पाता कंट्रीज के बीच, है ना। कंट्रीज के बीच कंपैरिजन नहीं हो पाता, मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता, हमें एक्चुअली नहीं पता पड़ पाता कि किसकी इनकम यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम से कंपैरिजन होता है। अब एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को हम डिवाइड करते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन से, है ना। टोटल पॉपुलेशन से जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, तो हमें मिल जाता है एवरेज इनकम। क्लियर है। अब एवरेज इनकम को हम और क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्लियर है, पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो एवरेज इनकम ऑफ कोई भी कंट्री की कैसे कैलकुलेट की जाती है, बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज इसमें और पता होनी चाहिए, क्या कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग, है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग, ये किसके द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, वर्ल्ड बैंक द्वारा, है ना, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो याद रखना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में ये क्राइटेरिया यूज किया गया था, है ना, कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। कंट्रीज जिनकी कैपिटा इनकम अगर हम बात करें वो 4,53,000 पर एनम, ठीक है, पर एनम से ज्यादा थी, हाँ, पर 4,53,000 पर एनम या उससे अबव थी, तो उनको 2004 में वर्ल्ड बैंक ने रिच कंट्रीज कहा था अपनी रिपोर्ट में। क्या कहा था, रिच कंट्रीज। ओके, और जिनकी इनकम 37,000 से या 37,000 या उससे लेस थी उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहा था, लो इनकम कंट्रीज कहा गया था उस रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 2004 की अगर हम बात करें
तो तब हमारी जो इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी 2004 में, वो बस 28,000 रुपीज पर एनम थी। ठीक है, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया था? इसको रखा गया था आपकी लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में। क्लियर है ये चीज? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, और ये कैसे निकाली जाती है? टोटल नंबर ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following states have lowest infant mortality rate? अगर आपको पहला सेशन याद होगा तो मैंने आपको बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ओके, हमने वहां पर डिस्कस किया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट में सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्ड किया गया है। बताइए। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अब मैंने आपको बताया है क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1, है ना, 1 साल के होने से पहले, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, है ना। याद आया कुछ कि कितने कितने बच्चों की मौत हुई है 1 साल कंप्लीट होने से उनके पहले? अपॉन क्या आ जाता है? डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर ईयर में बॉर्न हुए, लाइव बर्थ चिल्ड्रन, है ना, लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर ईयर बताया, ये प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, पर्टिकुलर ईयर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपका क्या आ जाता है? तो आपका आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे लोएस्ट रेट जो रिकॉर्ड किया गया है वो केरला में किया गया है। कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? केरला में किया गया है। अब आप जानते होंगे क्यों केरला में किया गया है, क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें एजुकेशन की, हेल्थ की, है ना, तो ये यहाँ पे काफी अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है वहाँ की, हेल्थ अच्छा है ना, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका असर यहाँ पे पड़ा है, और लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है ना, सबसे कम। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following organization published the Human Development Report at global level? तो आपको बताना है UNDP पहला, सेकेंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फोर्थ WTO। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बताइए क्या होगा? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पता होना चाहिए कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, और फर्स्ट ह्यूमन अगर पूछे डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश करी गई थी, तो ये पब्लिश करी गई थी 1990 में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, और ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है? वो है नॉर्वे। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, क्या? कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ये पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा। तो इसमें कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है किन किन बेसिस पे? एजुकेशनल लेवल्स पे, कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है ना, हेल्थ स्टेटस देखा जाता है वहां के लोगों का, और पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम, इन सब बेसिस पे पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे आपका क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ठीक है,
इन तीनों लेवल पे आधारित होती है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, on which basis are various countries placed in the human development report? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं कि किन आधारों पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन आधारों पर पब्लिश की जाती है। ठीक है, कंट्रीज को कैसे प्लेस किया जाता है, किन आधारों पर। तो मैंने आपको बताया एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, इन तीनों के आधार पर किया जाता है कंट्रीज को प्लेस। दैट मीन्स ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, which the neighboring country is better than India in term of the HDI rank in the world? तो हमारा कौन सा पड़ोसी देश हमसे बेटर है HDI रैंकिंग में? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में कौन सा पड़ोसी देश हमारा हमसे बेटर पोजीशन पे है? सो ऑप्शंस जो हमें दिए हैं वो है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड बांग्लादेश। चलिए बताइए कौन सा कंट्री बेटर है। देखो, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका हमसे हर एस्पेक्ट्स में आगे है। जैसे कि ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, ठीक है, लिटरेसी की बात करें, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, 15 प्लस के बात की है ना, पॉपुलेशन की लिटरेसी की बात करें, तो इन सभी मामलों में जो है हमसे श्रीलंका आगे है। तो अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2016, है ना, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक थी वो 131 थी अमंग 188 कंट्रीज में। ठीक है, 188 कंट्रीज में। और अगर हम देखें तो इंडिया का जो स्कोर था वो था 0.624, जिसके कारण उसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा था। और अगर हम 2016 की रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका की रैंक थी आपकी 73, ठीक है, मालदीव्स की थी आपकी 105। ओके, इनको क्या था, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा था, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। अब आपके इंडिया की थी, मैंने आपको बताया 131, है ना। भूटान की क्या थी, भूटान था 132 पर। बांग्लादेश था आपका 139 पर। नेपाल था आपका 144 पर, ठीक है। पाकिस्तान था आपका 147 पर। अफगानिस्तान था आपका काय पर 169 पर, ठीक है। तो देखेंगे आप कि कौन था सबसे पहले, श्रीलंका, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं 73 रैंकिंग के साथ 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statements. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. Secondly, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। तो अगर आपने हमारे ऐप पे इकोनॉमिक्स की क्लास देखी होगी तो मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन की है। तो अब हमको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कोई भी गुड्स हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी आती है प्राइमरी एक्टिविटी में, प्राइमरी
एक्टिविटी में। अब वो प्राइमरी एक्टिविटी में इसलिए आती है क्योंकि वो जो रिसोर्स रहता है वो बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, बाकी आगे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके लिए बेस का काम करता है ना। तो वो एक्टिविटी क्या कहलाई? प्राइमरी एक्टिविटी कहलाई, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया और गुड्स प्रोड्यूस किए गए। तो यानी ये पॉइंट तो आपका करेक्ट है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज it is an activity of the primary sector. That means this point is absolutely correct. ये point एकदम आपका सही है। आई बात समझ में? चलो, अब प्राइमरी एक्टिविटीज में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर की बात करें, डेयरी की बात करें, फिशिंग की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? अब यहाँ पे जो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज करी थी, है ना, और जो प्रोडक्ट्स हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, अब उन प्रोडक्ट्स को क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है दूसरे फॉर्म में, है ना, दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। क्या करके? थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग तरीकों से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, जिसे हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या इन्वॉल्व करता है? ये रॉ मटेरियल को चेंज करता है फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज लिए गए हैं उनको क्या करता है, इनसे जो प्रोडक्ट्स लिए गए उनको चेंज करता है, उनके फॉर्म को चेंज करता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ये किया जाता है ना, अलग अलग फॉर्म से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और तो ये किस में आता है? हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है। क्लियर है ये चीज? तो ये याद रखना है कि नेचर तो हमें प्रोड्यूस करके नहीं देगी ना एकदम बनी बनाई चीजें, वो तो क्या देता है? रॉ मटेरियल देता है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बाद एक फिनिश्ड गुड बनाया जाता है ना। वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो सकती है, वर्कशॉप पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो वो जिसमें जिस एक्टिविटी में प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को चेंज किया गया फिनिश गुड में, वो हो गई आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गई, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मान के चलो हम वुड वगैरह की बात करें, तो जो ट्रीज से हमें वुड वगैरह मिलता है वो अब क्या हो जाएगा? वो फिनिश गुड तो नहीं है ना। तो अब वो क्या हो जाएगा? जब फर्नीचर वगैरह बनना है तो वो चेंज होगा किसमें? आपका फिनिश गुड में, है ना। रॉ मटेरियल चेंज होगा, उसके फॉर्म को चेंज किया जाएगा, फिनिश गुड में बदला जाएगा। तो क्लियर हुआ कि क्या आपकी नेचुरल एक्टिविटीज हुई, क्या आपकी प्राइमरी हुई, क्या आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज हुई। तो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज कवर करती हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो ये आप याद रख सकते हो, यानी ये पॉइंट भी करेक्ट है। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है आपका टर्शियरी सेक्टर economic activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process. Second है tertiary sector is also called the service sector. चलिए देखो, अभी हमने प्राइमरी सेक्टर की बात कर ली, हमने सेकेंडरी सेक्टर की बात कर ली, अब हम टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। Now we will talk about tertiary sector. अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर की, तो टर्शियरी सेक्टर में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, है ना, ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सपोर्ट करते हैं, है ना, मदद करते हैं आपका टर्शियरी सेक्टर। जैसे अगर हम बात करें प्रोडक्शन हो गया, अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट किए गए, फिर सेकेंडरी में उन नेचुरल रिसोर्सेज को, उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया फाइनल गुड्स में। अब टर्शियरी सेक्टर क्या करेंगे? उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है टर्शियरी सेक्टर में।
यानी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह प्रोडक्ट बन गया तो वो दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाएगा, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस में आता है? आपके टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर का उद्देश्य क्या हो गया? ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। तो इन्हें और क्या बोला जाता है? ये देखो, ये जो सेक्टर है, ये गुड्स तो नहीं जनरेट करते, गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस करते, है ना, ये क्या करते हैं? सर्विस में मदद करते हैं। तो इसीलिए इन्हें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टर्शरी सेक्टर, they themselves do not produce a good but they are need or support to the production process, करेक्ट है। इसीलिए इन्हें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये भी यहाँ पर करेक्ट है। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement correctly defines gross domestic product? GDP क्या होता है? The value of final goods and services produced within the country in a particular year. The value of all final goods and services produced within and outside the country by country citizen in a particular year. The value of goods and services produced by citizen of the country above poverty line in a particular year. The value of all final goods and services produced by taxpayer of the country in a particular year. तो बताइए एरिया, तो ईयर, तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? देखो, अब एक चीज याद रखनी है कि जीडीपी क्या होता है। अब जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इन ईच सेक्टर, हर सेक्टर में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो ये याद रखो क्या, कि फाइनल वैल्यू, यहां पे लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जितने भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं प्रोड्यूस हुई हैं हर सेक्टर में, है ना, हर ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो उसमें जितनी भी फाइनल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर, उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर कहलाएगा, सेक्टर फॉर दैट ईयर, जिस भी ईयर की हम बात कर रहे हैं उस साल का, फॉर दैट ईयर। तो क्या हो गया? ये उस ईयर का टोटल प्रोडक्शन हो गया उस सेक्टर का। तो अब हम क्या करेंगे? उसी तरह तीनों सेक्टर्स जो है, मैंने आपको तीनों सेक्टर्स बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसी तरह तीनों सेक्टर्स का हम क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। तो वो जो आएगा, वो जो वैल्यू आएगी, वो हमारी जीडीपी रहेगी कंट्री की। यानी जीडीपी क्या हो गई? जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ कंट्री, है ना, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ सारे फाइनल और गुड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, जो कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, है ना, बाहर की बात नहीं करी है, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, है ना, हमारी नेशनल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज सारे सेक्टर्स में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर ईयर की कहलाएगी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वो वैल्यू कहलाएगी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि जीडीपी क्या बताता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, हाउ बिग द इकोनॉमी इज। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statements. बताइए, the service sector has become the most important sector in terms of production, total production. Most people in India get the employment in primary sector. There has not been an increase in the number of jobs in service sector as far as concerned with the increase in population. Which of the following above statement are correct? बताइए कौन सा statement यहाँ पे correct है? अब एक चीज इसमें आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें
तो आजकल जो टर्शरी सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन है जो किसका, कंट्रीब्यूशन है जो हमारे टर्शरी सेक्टर का, है ना, टू इंडियाज जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो अगर हम बात करें कि जो कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में, वो है इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो अगर हम करें इसे कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से, तो ओके, तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें सर्विस सेक्टर में, तो ये प्रोडक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, तो हमें ये याद रखना है क्या, सर्विस सेक्टर में, कि ये 11 टाइम्स बढ़ा है। और एम्प्लॉयमेंट जो है सर्विस सेक्टर में वो 3 टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स। अब अगर हम कहें कि जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सर्विस सेक्टर में वो कितना बढ़ा है, 11 टाइम्स बढ़ा है। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो लेस देन 3 टाइम्स कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेस देन 3 टाइम्स है, किसमें, हमारी सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, ओके, कौन सा सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर साबित हो रहा है, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर साबित हो रहा है, उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, है ना। अगर हम बात करें ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में ज्यादा जॉब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व है, ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ज्यादातर वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब ज्यादातर एग्रीकल्चर में, और जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं क्वार्टर। ठीक है, कितना, क्वार्टर, दे आर, हम कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। अगर बात करें हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये 3/4, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द जीडीपी। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयड कितने हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेस देन हाफ ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड है, लेस देन हाफ ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड है। तो आई बात समझ में कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें, है ना, ज्यादातर लोग जो एंगेज्ड हैं वो किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है, एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर ज्यादा दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी और टर्शरी की, तो इसमें 3/4 ही, अगर हम देखें हाफ ही, लेस देन हाफ ही लोग एम्प्लॉयड है इसमें, है ना। लेकिन ये कितना दे रहा है प्रोडक्शन, कितना यहाँ पे ये जीडीपी को दे रहा है, हम कह सकते हैं 3/4। ओके, और अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये कितना दे रहा है जीडीपी को, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। क्लियर है ये चीज, है ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर क्यों है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतनी जॉब्स नहीं है। ओके, तो ऑप्शन देखेंगे, सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मैंने बताया ये चीज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया गेट द एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, ये चीज भी हमने डिस्कस करी, करेक्ट है। There has not been an increase in number of jobs in service sector as far as concerned with the increase in production. देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उतने इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब नहीं हो रहा सर्विस सेक्टर में, ये बात भी एकदम करेक्ट है। दैट मीन्स 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं आपके। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement is are correct? बताइए। पहला है, greater the development in primary and secondary sector, more would be the demand of service sector. Most of the working people in the developed country are employed in service sector. बताइए क्या करेक्ट है इसमें, बताइए क्या करेक्ट है।
अब मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो हो रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, है ना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उससे क्या होगा, उससे इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज भी होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। जैसे कि हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ेगी। तो यानी अब देखो क्या हो गया, पहला पॉइंट तो करेक्ट हो गया कि जितना जितना डेवलपमेंट होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो सर्विसेज की भी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखो सेकेंडरी में जो आपके फिनिश गुड ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और ज्यादा सर्विसेज चाहिए, तो कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर भी, सर्विस सेक्टर की भी डिमांड में इंक्रीज आया, ये एकदम पॉइंट करेक्ट है। आई बात समझ में। अब एक चीज आपको याद रखनी है क्या, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो काय में एंगेज्ड हैं, वो लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड है, एम्प्लॉयड है किसमें, सर्विस सेक्टर में। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, डेवलप्ड कंट्रीज की, तो हम कह सकते हैं टर्शरी सेक्टर पावर more than 70% of the economy। ठीक है, आई बात समझ में। एंड कह सकते हैं क्रिएट्स मोर देन हाफ ऑफ ऑल द जॉब्स। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम कह सकते हैं बोथ 1 and 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the context of organized sector of the economy, which of the following statement is correct? Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow its rule and regulation. There is no provision for overtime, paid leave, holiday, leave due to sickness, etc. बताइए क्या इसमें से correct है? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ाने की, तो देखो फिर से देख लो, यहाँ पर ऐप पे हमारी ये सारी चीजें हुई हैं, हमने कवर करी हैं, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स उन एंटरप्राइजेस को कवर करता है, उन प्लेसेस ऑफ वर्क को कवर करता है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो। एम्प्लॉयमेंट कैसा है, रेगुलर रहता है, ये चीज याद रखो। वहां पे लोगों को वर्क अश्योर किया जाता है ना, उनको ये यहाँ पे ये जो आपके सेक्टर्स रहते हैं ये रजिस्टर्ड रहते हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, और वो वही गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सारे लॉज फॉलो होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो होता है वहां पर, है ना, मिनिमम वेज एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फॉलो होता है, और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉलो होते हैं। सारे जितने भी प्रोसीजर, रूल्स और रेगुलेशन है सब फॉलो उन सेक्टर्स में किए जाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा वहां पर कह सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो वहां पे डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक चीज और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कि जो वर्कर्स रहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी सेंस रहता है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंजॉय वो करते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि यहाँ पर क्यों, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, सब चीज गवर्नमेंट की नजरों में हो रही है ना, रजिस्टर्ड है, तो उनकी फर्म तो कहीं ना कहीं क्या एंजॉय करेंगे, वो सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं। ओके, उनको क्या मिलता है, पेड लीव्स मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, हम कह सकते हैं हॉलीडेज की पेमेंट मिलती है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह ये सारी फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जो भी लॉ के अंडर वो कवर की जाती है ना। और फैक्ट्री मैनेजर चेक करता है कि उनकी उनकी फैक्ट्री में जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है या नहीं है। और जब वो रिटायर होते हैं तो वर्कर्स को पेंशन भी मिलती है।
तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होती हैं, ये सारे फीचर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। तो इसमें आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट कवर हो रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर दोज एंटरप्राइज और प्लेस ऑफ वर्क विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव assured work. Second चीज, they are registered by the government and have to follow its rule and regulations. Second point हो गया। अब ये एक पॉइंट तो गलत दिया है कि there is no provision for overtime, paid leave, holiday, leave due to sickness, ये पॉइंट गलत दिया है, बल्कि यहाँ पे प्रोविजन ओवर टाइम का भी होता है, पेड लीव का भी होता है, हॉलीडेज का भी होता है। ये सारे प्रोविजन, सारे बेनिफिट्स एंजॉय करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाला एम्प्लॉय। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Regarding the unorganized sector of the company, consider the following statement. चलो अब मैंने आपको ऑर्गेनाइज बता दिया है, अब आपको अनऑर्गेनाइज गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which is largely outside the control of the government. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason. There are no rules and regulation for the organized sectors. बताइए क्या करेक्ट होगा यहाँ पर। देखो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर नाम से समझ आ रहा है, अनऑर्गेनाइज है, दैट मीन्स स्मॉलर स्केटर्ड यूनिट्स रहेंगी, है ना, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगी। जॉब जो रहेंगी यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लो पेड रहेंगी। ओके, रेगुलर भी नहीं हो सकती हैं, कभी भी मना कर दिया जा सकता है आपको। कोई भी ओवर टाइम का प्रोविजन नहीं होगा, लीव का प्रोविजन नहीं होगा, पेड लीव्स नहीं होंगी, है ना। यानी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं रहेगा। कभी भी लोगों को बोल दिया जा सकता है कि अब आपकी यहाँ पे सेवा खत्म हुई, अब आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो गई, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, अब देखो एक चीज याद रखना है कि फॉलो नहीं होते, है ना। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रूल्स और रेगुलेशन तो बनाए जाते हैं, बट ये इनको गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर है, तो ये फॉलो नहीं होते, है ना। तो ये याद रखना है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये गलत है। रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बट दे आर नॉट फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statements. The money which is deposited in the bank accounts of the people and can also be withdrawn on demand is called a demand deposit. Along with currency, demand deposit constitute money in modern economy. क्या इनमें से करेक्ट है या दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है? तो चलो देखते हैं यहाँ पर। अब हम देखें मनी की बात करें। मनी किस लिए कैसे एक्ट करता है? एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट का काम करता है ना। एक्सचेंज प्रोसेस में किसका काम करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है। कुछ शॉप से लेने जाओगे, है ना, कुछ खरीदोगे, तो आपको सामान के बदले पैसा देना पड़ेगा कि ऐसे उधारी में ले आओगे, है ना। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैसे एक्ट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब क्या होता है कि लोग अपने पैसे को बैंक वगैरह में डिपॉजिट कर देते हैं, है ना, अपने नाम का अकाउंट खुला के बैंक वगैरह में डिपॉजिट कर लिया। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चोरों वोरों से पैसा उनका सेफ रह सके, है ना, और इंटरेस्ट भी कमा लें वो। तो दो तरीके, एक तीर से दो निशाने हो गए कि बैंक में पैसे जमा कर दिए तो वो सेफ भी हो गए और दूसरा इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। ओके, अब एक प्रोविजन और रहता है कि जब भी, अब भैया जमा तो कर देंगे लेकिन एक प्रोविजन रहता है क्या, कि जब भी हमको जरूरत पड़े हम उसे विड्रॉ कर सके, है ना, अपनी नीड के टाइम में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं जिनको हम अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ ऑन डिमांड। तो उस तरह के डिपॉजिट कहलाते हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट। तो यानी फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट हो गया कि the money which is deposited in the bank account of the people and can also be withdrawn on demand, है ना, जब भी डिमांड हो तब निकाल लो, तो वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। अब क्यों डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है? कि जब भी डिमांड है तब निकाल सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट हो गया। अब डिमांड डिपॉजिट देखो कहीं ना कहीं मनी का फीचर भी शेयर कर रहे हैं, है ना।
दे आर शेयरिंग द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। कौन सा? कि अब जैसे फैसिलिटी ऑफ चेक जो होती है ना, फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट कह सकते हैं। ओके तो अब क्या होता है कि जैसे हम बात करें चेक फैसिलिटी, वो अगेन डिमांड डिपॉजिट जो की जाती है, वो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम सेटलमेंट कर सकते हैं, है ना। जिसे पैसा वगैरह देना है तो वहाँ कैश का यूज ना करके हम क्या यूज कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह ये सब फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो आजकल मीन्स ऑफ पेमेंट भी डिमांड डिपॉजिट यूज किया जा रहा है डायरेक्टली, है ना, अलोंग विद करेंसी। तो इसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में मनी का भी काम कर रहा है ना, मनी की उसमें आ रहा है, टर्म में आ रहा है। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखो, under the formal sector loans are provided by bank and cooperatives. Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. Most of the credit of the farm and small borrower in rural areas are borrowed from the formal sector. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, अलग अलग तरह के लोन दिए जाते हैं, है ना, फॉर्मल सेक्टर्स और इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा। फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो अगर हम फॉर्मल सेक्टर लोन की बात करें तो इसमें बैंक्स आ जाएंगे, कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। और इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में कौन आ जाएगा, इनफॉर्मल में मनी लेंडर, है ना। देखा है मूवीज वगैरह में कि ऐसे ही जाकर जब जरूरत पड़ी तो गांव के सबसे अमीर मुंशी जी के पास या अमीर आदमी के पास चले गए, वहां से पैसा दिया उन्होंने उधारी पे, मनी लेंडर्स, है ना। मनी लेंडर्स जो इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसा चलाते हैं ना, एम्प्लॉयर से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, एम्प्लॉयर से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये सब इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स आएंगे। और अगर बैंक से लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मल सेक्टर लोन आपके कहलाएंगे। अब फॉर्मल सेक्टर लोन है तो इनको ये बैंक दे रहे हैं, कोऑपरेटिव्स दे रहे हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करता है, एसबीआई सुपरवाइज करेगा, इन पे नजरें बनाए रखेगा, है ना, कि कहीं कोई गड़बड़ घोटाला ना हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा क्या कि बैंक को आरबीआई क्या कहता है, सारे बैंक्स को आरबीआई एक मिनिमम डिपॉजिट रखने को कहता है ना। आपने अगर क्लास अटेंड करी होगी तो कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सब बैंक को मेंटेन करने को कहता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई इनको सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है बैंकों की एक्टिविटीज को, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर्स लोन जो रहते हैं इनको कौन सुपरवाइज करता है, इनकी फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है। लेकिन अगर बात करें इनफॉर्मल सेक्टर लोन की, तो अब आरबीआई ये देखने थोड़ी आ रहा है कि आपने गुप्ता जी से कितना लोन लिया है, अपने एम्प्लॉयर से कितना लोन लिया है, रिलेटिव से कितना लोन लिया है। तो आरबीआई ये सब देखने तो नहीं आ रहा है, इनको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, है ना। तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, कोई भी मॉनिटर नहीं करता, ठीक है। ये सारी क्रेडिट एक्टिविटीज को इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है। ओके, अब ये याद रखना है कि जो फार्मर और स्मॉल बोरोवर्स रहते हैं रूरल एरिया में, वो क्या करते हैं, बैंक वैंक पे ना जाने की जगह इन सब इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं। ओके, क्लियर है। क्योंकि कभी कभी देखा है कि उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती बैंक्स वगैरह के लिए, और वो ज्यादा सेफ समझते हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लें, है ना। तो इसलिए ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है कि अंडर द फॉर्मल सेक्टर लोन loans are provided by banks and cooperative, ये करेक्ट है। the reserve bank of india supervises the functioning of formal sources of loan, ये भी करेक्ट है। लेकिन अब हमने ये देखा कि ये थर्ड पॉइंट है, ज्यादातर जो फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे बोरोवर्स हो गए रूरल एरियाज में, वो फॉर्मल सेक्टर से नहीं लेते, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड विद द इनफॉर्मल लेंडर्स। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपके इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के जो लेंडर्स रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर के लेंडर्स मैंने बता दिया, कोई छोटा मोटा व्यापारी है, ट्रेडर है, मनी लेंडर है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, ये सभी रहेंगे। तो आप देखोगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो मेजर सोर्स रहता है अर्बन पुअर को या रूरल हाउस होल्ड को लोन प्रोवाइड करने में, है ना। और इनकी एक्टिविटीज को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, और जो मन आए जो मर्जी आए वो इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनको कोई रोक नहीं सकता। ये अब देखा होगा कि जैसे मान के चलो किसी से उधारी पैसा लिया है, तो आपने चुकाया नहीं तो भेज दिया वसूली भाई को वसूल करने, है ना। कहा जाएगा कि जाओ किसी भी तरह से वसूल करके लाओ, मार के पीट के कुछ भी करके वसूल कर लिया जाएगा आपसे। तो कोई यहाँ पे आपको इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी जो क्रेडिट वगैरह हो रही है, लेंडिंग वगैरह हो रही है, बोरोइंग वगैरह हो रही है, इनको कोई भी मॉनिटर यहाँ पर नहीं करता है। और कोई भी तरीका ये लोग अपनाते हैं ना, अनफेयर मीन्स भी अपनाते हैं ये लोग अपना मनी वापस लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में, और मन माना इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं ना, क्योंकि कोई इन पे मॉनिटर नहीं करता, कोई इन्हें सुपरवाइज नहीं करता। तो आपका क्या आ गया, ये इनफॉर्मल लेंडर्स कौन कौन आ गए, चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे और नए क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।